वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का मॉड्यूल नंबर 81 to 108 कवर अप करेंगे। यहाँ तक आपका मिड टर्म सिलेबस है, चूँकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हम आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। और उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की आपको वीडियो में समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको एज सून एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इसी के साथ साथ आपका जो मिड टर्म क्विज़ होगा, जो ग्रैंड क्विज़ होगा, उसके लिए हम आपके लिए इसी चैनल पर जो है वो वीडियोस बना देंगे। तो उसमें आप अगर वो प्रिपरेशन कर लेंगे, ये हैंडआउट्स को प्रिपेयर करने के बाद, तो आपके 100% नंबर आप अपने क्विज़ में गेन कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आपने वहाँ से जाके ज़रूर कंसर्न कर लेना एक दफ़ा कि हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। बाकी इंशाल्लाह मिड टर्म की तैयारी CS 101 की, ENG 101 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो MCQs आएंगे आपको, जो मिड टर्म में प्रीवियस दफ़ा भी आए हुए थे, अब जो प्रेजेंट है उसमें भी आ रहे होंगे। उस पर हम फ़ाइल कंसिस्ट करती होगी, तो वो फ़ाइल आपके साथ PDF की फॉर्म में शेयर कर देंगे और आप उसको वहाँ से अपना जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सिक्योरिटी 81 मॉड्यूल का नाम है। तो सिक्योरिटी कहा जाता है कि जनाब अब वायरस की जो किस्में आती हैं उसके बारे में आपने इस मॉड्यूल में पढ़ना है। सबसे पहले आपका वायरस होता क्या है। अ वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट बाय अ कंप्यूटर बाय inserting itself into a program that already inside in the machine। वायरस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, वायरस एक ऐसा नाम है जो आपके कंप्यूटर में अपने आप को खुद से अटैच कर लेता है प्रोग्राम के अंदर, और आपके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो जो चीज़ आपके कंप्यूटर को डैमेज कर रही है उसका नाम वायरस है। अब वॉर्म क्या होता है। इज़ एन एंटोमेंस प्रोग्राम, ये एक ऐसा एंटोमिनस प्रोग्राम होता है डैट ट्रांसफ़र इट्स थ्रू अ नेटवर्क। देखें, सबसे ज़्यादा जो आपके कंप्यूटर में नेटवर्क, जो आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस होते हैं वो इंटरनेट से होते हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए वायरस अपने आप को, जिस तरह आपने कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड की फ़ाइल, अब उस फाइल के अंदर वायरस होगा, छुपा होगा, हिडन होगा। तो आप जब उसे दोबारा एक्टिवेट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो एक्टिवेशन के दौरान या एक्टिवेट के बाद आपका जो होगा वायरस आपके कंप्यूटर में अपने इटसेल्फ अटैच कर लेगा अपने आप को, और अटैच करने के बाद आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह नेटवर्क के थ्रू आपका जो वायरस है वो आता है। दूसरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, आपने इसको पढ़ लेना है। वायरस की आगे किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म है ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है डैट एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होता है, डिस यूज्ड एज अ डिज़ायरेबल प्रोग्राम सच एज गेम और यूजफुल यूटिलिटी पैकेजेस डैट इज़ विंगलिंग इम्पोर्टेड बाय द विक्टिम। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है कि आपका जो MCQs है, जो आपका अब ग्रैंड क्विज होगा मिड टर्म की जगह, तो आपने MCQs पे ज़्यादा फोकस करना है, सब्जेक्टिव को अब आपने बिल्कुल स्किप कर देना है। तो अब सब्जेक्टिव भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, क्योंकि अब आने वाले जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे इन फ्यूचर मेरी वीडियोस देखनी है, तो उनके लिए सब्जेक्टिव पार्ट भी बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने एज अ MCQs भी याद कर लेना है और एज अ डेफिनेशन भी आप ये याद करते जाएंगे। तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है, ये एज अ MCQs भी पूछा जाता है आपसे कि गेम के ज़रिए जो वायरस आता है वो कौन सी वायरस की किस्म होती है, वो कौन सी टाइप होती है वायरस की, तो वो ट्रोजन हॉर्स होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद होता है जनाब समटाइम कॉल्ड SINFFING, स्निफिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है, या इसे स्फेयर सॉफ्टवेयर से PH जो होता है वो F की आवाज़ निकाल रहा है तो ये स्फेयर बनेगा। तो ये भी दोनों होते हैं। ये भी आता होता है कि स्पिनिंग सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड, या स्पिनिंग टाइप ऑफ वायरस जो होती है, या अनदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्फेयर होता है। तो ये एज अ दोनों आपने नाम याद रखने हैं, एज अ MCQs आपसे पूछे जाते हैं। विच इज़ सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर होता है डैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़ एट द कंप्यूटर ऑन विच इट डिसाइड एंड रिपोर्ट द इन्फॉर्मेशन बैक टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ द अटैक। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है, जो कि कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, कि अब आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी कंप्यूटर की कौन सी हैं, और आपको रिपोर्ट करता है कि आपको अब कोई किसी अटैक का सामना तो नहीं है। यानी ये एक ऐसा एंटीवायरस होता है जो एंटीवायरस आपको बता रहा होता है कि आपने ये, आपका कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है, आपका कंप्यूटर प्रोटेक्शन के इस टाइम थ्रू काम कर रहा है, या आपके कंप्यूटर में कोई सी टाइप की भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये आपका काम वो करता है। फिर डिनाइल ऑफ सर्विसेज को DOS कहा जाता है। DOS स्टैंड फॉर, या इसकी एब्रीवेशन क्या होती है, ये भी ऐसा MCQs आपसे पूछी जा सकती है, इसको भी आप याद रखना है। ये भी एक अटैक करता है जो कि प्रोसेस होता है ओवरलोडिंग अ कंप्यूटर विद मैसेजेस, यानी ये मैसेज के थ्रू आता है, और ये जब आ जाता है तो आपका कंप्यूटर जो होता है या आपका मोबाइल होता है वो ओवरलोड करना शुरू कर देता है, ओवरलोडिंग उसके अंदर आ जाती है। तो ये सिस्टम होती है DOS की, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके जी, समटाइम कॉल्ड अ बोट नेट क्या होता है। स्नैप होता है, ये भी एक टारगेट होता है मैसेजेस का। इसके अंदर आप क्या करते हैं, सिग्नल इज़ गिवन, यहाँ से देखें जहाँ से वाइट निशान आपको नज़र आ रहा है, सिग्नल इज़ गिवन ऑल
of these computers, sometimes called botnet, swamp of the target with messages inherent, then in denial of services attack in the availability of unsuspecting computer to use and accomplish. This is why all PC users are discouraged from leaving this computer connected to the internet. यानी ये भी इंटरनेट से आपको आ सकता है, जो मैसेज होते हैं उनके थ्रू अटैक आ सकता है। आप जो मैसेज है, मैसेज के साथ अटैच होगी वायरस की फाइल। जब आप मैसेज को क्लिक करेंगे तो आप, या कोई भी फाइल को आप क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज इटसेल्फ कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को बाद में डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। लास्ट किस्म जो है वो है अनवांटेड जंक ईमेल्स। जो ईमेल आती हैं, ईमेल के साथ भी ये वायरस अटैच होता है। उस वायरस की अटैच को हम SPAM स्पैम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। पिछली दफ़ा ये क्विज़ में भी आया हुआ था और ये डेफिनेशन में भी आया हुआ था, तो आपने इसको याद रखना है कि अनवांटेड जो ईमेल जंक होता है उसको हम जो है वो स्पैम का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 82 में चलते हैं। प्रोटेक्शन एंड क्रियोर्स क्या होती है। अब आपने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फायरवॉल की बात करते हैं। फायरवॉल आपको आई भी थी, डेफिनेशन भी आती है और ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा पिछले क्विज़ में पूछा गया था और इस दफ़ा भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो फायरवॉल के बारे में, फायरवॉल एक ऐसी वॉल होती है, एक ऐसी दीवार होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर वायरस से। ठीक हो गया। उसके आगे स्पफिंग की बात करते हैं। ये भी एक ऐसा होता है, एंटीवायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्पैम फिल्टर क्या होता है। सम वेरिएशन ऑफ फायरवॉल आर डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एन एग्जांपल ऑफ स्पैम फिल्टर। ये भी एक स्पैम फिल्टर भी एक फ़ाइल होती है जो कि आपके वेरिएशन करती है फायरवॉल के साथ की जैसी होती है ये भी फाइल, विच आर फायरवॉल डिज़ाइन, जो कि फायरवॉल डिज़ाइन होता है टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल। अब स्पैम फिल्टर का काम होता है कि ये ब्लॉक कर देती है अनवांटेड फिल्टर्स को, अनवांटेड ईमेल को, सॉरी अनवांटेड जो आपकी ईमेल होती है जो कि आपको चाहिए ही नहीं होती, तो ये जो स्पैम फिल्टर होता है ये काम करता है जो ब्लॉक करनी होती है अनवांटेड ईमेल को, उसको रोकने के लिए। फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अनदर प्रेजेंटेटिव फुड दैट हैज़ फिल्टरिंग कैनोटेशंस इज़ द प्रॉक्सी फिल्टर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है यूनिट दैट एक्ट एंड इंटरमीडिएटली बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्वर विद द गोल ऑफ शील्डिंग द क्लाइंट फ्रॉम एडवर्स एक्टिंग ऑफ द सर्वर। समटाइम क्या होता है, समटाइम ये होता है कि आप जिस तरह एक कंप्यूटर होता है, अब आप सर्च करते हैं CS101 का जो मॉड्यूल नंबर 812108, तो अब इसी वीडियो के साथ जो आप वीडियो देख रहे हैं, किसी वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, सर्वर के साथ जो होता है वायरस अटैच होता है। तो वो जब आप क्लाइंट जो होता है वो कंप्यूटर को प्ले करता है तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट में भी वायरस का आना हो जाता है। तो ये भी नेटवर्किंग के थ्रू होती है। तो ये प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इस वायरस को ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है और इसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि ख़त्म कर रहा होता है वायरस को, अगेंस्ट द वायरस काम कर रहा होता है नेटवर्किंग के थ्रू, तो इसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं आज के ज़माने में। तो आपने याद रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह एक अवास्ट एंटीवायरस है, इस तरह एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंटीवायरस है, इस तरह एक विंडो डिफेंडर अपना विंडो का एंटीवायरस होता है, तो वो भी काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर जो एंटीवायरस की जो टाइप्स है आपने याद रखनी है। आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं कि अवास्ट इज़ आ एंटीवायरस या वायरस, तो आपको पता होना चाहिए अवास्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस। ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं 83 पे। तो इनक्रप्शन, इसका मतलब क्या होता है। इसमें भी आप HTTP को पढ़ेंगे। HTTP के हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर अप किया था। लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आपने वहाँ से जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपने करना होता है विच इज़ यूज बाय मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड कस्टमर विद सिक्योर इंटरनेट एक्सेस टू देयर अकाउंट्स। अब आपने एक वेबसाइट को बनाना है, इसके अंदर वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। अब ये वो जो आपको वेबसाइट बना कर देगा जो कि सिक्योर होगी, जिसके साथ किसी भी हैकर का या किसी भी वायरस का जो है वो कनेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादा जो है वो जो डेवलपर्स होते हैं वो HTTP को इस्तेमाल करके ही आपको वेबसाइट्स बना कर देते हैं। फिर उसके बाद SSL होता है। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट्स लेयर, विच वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द नेटस्केप टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर्स। अब SSL का काम ये होता है कि ये बिल्कुल सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं क्लाइंट्स के अंदर और सर्वर्स के अंदर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर पब्लिक की इनक्रप्शन क्या होता है जी। One of the more fascinating topic in the field of encryption is public key, which involve technique by which encryption system are designed so that having knowledge about how messages are encrypted does not allow or to decrypt messages.
सबसे पहले इनकरप्ट और डीकरप्ट क्या होता है। इनकरप्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात करनी है तो मैंने आपको मैसेज किया, अब मेरा मैसेज जब तक मेरी स्क्रीन पे है तब तक तो मेरे सामने शो हो रहा है, लेकिन जब मैं आपको सेंड कर दूंगा तो सेंड करने के लिए कंपनी कहती है कि हमने इस मैसेज को रीड नहीं करना, चूँकि मैसेज की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेटा को रीड नहीं करवाया जाता, कंपनी भी रीड नहीं करती, उसके लिए टेक्नोलॉजी होती है इनकरप्ट और डीकरप्ट की। अब इनकरप्ट का मतलब होता है कि ये इसको कोड में जो होता है वो कन्वर्ट करवा दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और जब मैसेज जिसको हम करना चाह रहे हैं वहाँ पर जाके मैसेज दोबारा कोड से डी कोड होगा और डी करप्ट हो जाएगा, जो मैसेज हम वो पढ़ सकते होंगे। तो ये कंपनी जो होती है वो काम करती है, तो ये इसके लिए एक पब्लिक की आपको चाहिए होती है, एक प्राइवेट की होती है जिसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। बाकी आपने टॉपिक खुद से पढ़ लेना है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा था, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ है, ये भी आपने खुद से पढ़ लेनी है, ओके। उसके बाद एक डायग्राम है इंटरप्टेड, और ठीक है ये भी आपने खुद से पढ़ लेना है। ये वही बात है जो मैंने आपको सिखा दी है, बता दी है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। अथेंटिकेशन क्या होता है? अथेंटिकेशन मेकिंग श्योर दैट द ऑथर ऑफ द मैसेज इज़ इन फैक्ट द पार्टी इट क्लेम टू बी। अथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? अथेंटिकेट कहते हैं बिल्कुल 100% जो करेक्ट बात होती है वो, यानी अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें अथेंटिकेशन चाहिए होती है। द क्रिटिकल कैन बी रिसर्च, दिस इज टेक्स्ट कैन बी इनकरप्टेड विद द प्राइवेट की एंड बिकॉज ओनली वन पार्टी हैज़ एक्सेस। यानी अथेंटिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें अथेंटिकेट करवाया जा सके, हमें यकीन दिलाया जा सके कि हमने जिसको मैसेज सेंड किया है वो वही बंदा है और वो वही बंदा पढ़ रहा है जिसको हम पढ़वाना चाहते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है जनाब, होल्डर ऑफ द प्राइवेट की कैन प्रोड्यूस अ बिट पैटर्न। अब आपके मैसेज को होल्ड करने के लिए जो प्राइवेट की होती है उसको यूज़ किया जाता है। प्राइवेट की क्या होती है कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया है। अब एक बिट पैटर्न आपको रिक्वायर होता है, तो इस बिट पैटर्न को आपको होल्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है जाके होल्डर किया जा सके। डैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल सिग्नेचर डैट ओनली डैट पार्टी नो, जो कि सिर्फ वो पार्टी जानती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें किस तरह इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जिससे आप बात करें, ये सिर्फ सिक्योरिंग का काम होता है कि आपका डेटा सिक्योर हो सके, कि हमने सिक्योरिंग किस तरह करनी है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, लीगल अप्रोचेज़ टू द नेटवर्क सिक्योरिटी। अब ये अप्रोच है, यानी इन वेज़ में आप जो है वो अपना अप्रोच कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को, तो उसके आपको तरीके बता रहा है। सबसे पहले इन्हेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम। आप जो है अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं अगर आप अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम की सिक्योरिटी को इन्हेंस कर लें, बढ़ा लें। दूसरा, डिफाइनिंग व्हाट इज़ द लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी वो कह रहा है कि आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपके लिए फ़ाइल लीगल है और कौन सी इलीगल है, और आप इलीगल पे जो है वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं। 2 इश्यूज़ हैं इसके अंदर। एक है जी मेकिंग एन एक्शन इलीगल डज नॉट स्टॉप द एक्शन। अब जो इलीगल एक्शन होता है उस पर डज नॉट स्टॉप एक्शन नहीं लिया जा सकता। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल इज़ वन कंट्री एंड लीगल इज़ अनदर कंट्री। इलीगल जो होती है वो एक कंट्री होती है और जो लीगल होती है वो दूसरी कंट्री होती है। तो इंटरनेशनल लॉज होते हैं और लॉ में कोई भी ऐसा पनिशमेंट हम जो है वो काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमें इशूज़ आ सकते हैं, और जो हैकर्स होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। कंप्यूटर फ्रॉड होता है जी। अब कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है? आपको वॉर्म्स ऑफ वायरसेस, वॉर्म्स क्या होता है और वायरस क्या होता है? मतलब नुकसान हो सकता है आपका कंप्यूटर में। डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका डेटा लॉस हो जाए तो ये आपका जो कंप्यूटर फ्रॉड है वो आपके साथ हो रहा है। थेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। मैनी मोर रिलेटेड थिंग्स आर कवर्ड एनीथिंग ऑफ वैल्यू। अब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिलेट करी होती हैं आपकी चीज़ों के साथ। उसके अलावा आगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी, ये भी एक्ट्स हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ है। पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी लॉ कब दिया था? जिसके ज़रिए आप सिक्योरिटी कवर करते थे, हैकिंग की पनिशमेंट आप पनिशिंग कर सकते थे। मॉलवेयर एक सॉफ्टवेयर की टाइप है, एंटीवायरस है ये। इसके अलावा हैकिंग टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आपकी जो होती हैं चुराई जाती हैं। तो ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है, एज अ MCQ ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे आ जाता है इनफॉर्मल रिव्यू। इनफॉर्मल रिव्यू का मतलब क्या होता है? अब अलॉग्रिथम को रीड करेंगे। अलॉग्रिथम इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कोर्स। अलॉग्रिथम को आपने लाजमी अच्छी तरह याद कर लेना है। अलॉग्रिथम की डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के हर जो स्टूडेंट है उसके पेपर में आ रही होती है, उसके क्विज़ में पूछी जाती है। तो अलॉग्रिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 100 में से 90% स्टूडेंट्स के जो पेपर होता है उसमें अलॉग्रिथम की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अलॉग्रिथम होता क्या है? अलॉग्रिथम कहते हैं सेट ऑफ स्टेप दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म। ये वो सेट होता है, ये वो सेट ऑफ स्टेप होता है जिसके ज़रिए जो हम अपना टास्क जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं एक सही तरीके में।
देखें टास्क परफॉर्म हो भी जाता है अगर आप तरीक़ों को आगे पीछे करते हैं, लेकिन एक्चुअली एक स्पेसिफिक टास्क को एक बिल्कुल 100% करेक्ट वे में लेके जाके सॉल्व करने का नाम जो होता है वो अलॉग्रिथम होता है। मेकिंग अ कप ऑफ टी, अगर आपने एक कप बनाना है तो सबसे पहले आप जो है वो केटल रखेंगे, वाटर लेंगे केटल में, फिर बॉईल करेंगे वाटर को, फिर टी लेंगे, टी में पुट करेंगे टी यानी टी को डालेंगे वाटर के अंदर, फिर मिल्क को ऐड करेंगे, फिर स्टिर करेंगे यानी इसको जो हिलाएंगे, फिर उसके बाद शुगर ऐड करेंगे और एट द एंड आपके पास फाइनल जो है वो टी तैयार हो जाएगी। अब आप इस स्टेप को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे करने के बाद आपको समझ नहीं आएगी कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। बन जाएगी लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर आप आगे पीछे स्टेप्स को करेंगे तो आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाता है, बन जाता है, लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए अलॉग्रिथम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से आगे इसने कुछ अलॉग्रिथम बताए हैं कि अगर आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मशीन साइकिल क्या होता है, अलॉग्रिथम एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो ये आपने खुद से पढ़ लेने हैं। ठीक है, समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना है, हम इंशाल्लाह कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है लॉगरिथम की, ये भी एमसीक्यूज पूछी जाती है कि दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड फॉर्मल डेफिनेशन, इनफॉर्मल डेफिनेशन या जनरली डेफिनेशन। तो आपने याद रखना है फॉर्मल डेफिनेशन है, एन अलॉग्रिथम इज एन ऑर्डर्ड स्टेप ऑफ एन एम्बियस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइन अ टर्मिनेटिंग प्रोसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्डर और सीक्वेंस के बारे में भी आपने खुद से पढ़ लेना है कि हैव अ वेल इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी वेल इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर के मुताबिक आप एक प्रोग्राम को लिखते हैं तो ये आपका अलॉग्रिथम कहलाता है। फिर उसके बाद अनएम्बिशियस का मतलब क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन इज द स्टेप ऑफ प्रोसेस मस्ट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन यूनिकली एंड कम्प्लीटली द एक्शन रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप। यानी आपने हर स्टेप ऐसे करना है कि आपका स्टेप यूनिक होना चाहिए और ऑर्डर्ड के तहत होना चाहिए, आगे पीछे आपने अपने स्टेप्स को नहीं करना। मॉड्यूल नंबर 87 पे मूव करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम ऑफ अलॉग्रिथम्स। लॉगरिथम के कुछ नेम्स होते हैं, मैथमेटिकल लॉगरिथम है जिससे फार्मूले को यूटिलाइज़ करके आप जो है वो काम कर में ला सकते हैं। तो ये आपने खुद से पढ़ लेना है। ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का, तो आपका जो टेम्परेचर होता है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद आप 32 में प्लस कर देंगे तो आपके पास जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है वो क्रिएट हो जाएगा। एज आ एमसीक्यूज़ मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ लेना है इसको, इसके अंदर कुछ भी आपको समझाने वाली चीज़ नहीं है। प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स क्या कहते हैं, अब ये भी अलॉग्रिथम का ही एक होता है। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि आपने 1 बाय 1 करके एक 100% करेक्ट वे में आपने एक चीज़ को बनाना है। तो यहाँ पर इसने ओवरऑल जो एग्जांपल दी हुई है वो इस पिक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो एग्जांपल यहाँ पर है जी, अगर आपने एक पैरेट बनाना है एक पेपर से तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये एक पेपर है, अब इस पेपर से आपने इसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद आपने इसे दोबारा फोल्ड किया, फिर इसको वे में लेके गए। तो ये सारी पिक्चर्स वो आपको दिखाना बताना ये चाह रहा है कि अगर आप एक वे में एक रेगुलर वे में काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी। इसी तरह से अब इस जो आपका ये जो सारा वे होता है इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के बाद तीसरा ब्लॉक, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा। तो ये तमाम सेट्स को प्रिमिटिव्स कहा जाता है। और आगे बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, असल काम अब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है कि पहले आपने रूल लगाना है, फिर दूसरा रूल, फिर तीसरा रूल। आपने रूल्स को आगे पीछे नहीं करना, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल दे रहा है तो आपने ये पढ़ लेनी है सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, पेपर में यहाँ से कुछ नहीं आता होता। आगे बात करते हैं सूडो कोड की। सूडो कोड क्या होता है, वी फॉरगेट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ फेवर ऑफ अ लेस फॉर्मल मोर इंट्यूटिव नोटेशन सिस्टम नोज एज सूडो कोड। सूडो कोड की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये भी एक ऐसा अलॉग्रिथम होता है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ तरह की फाइल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन वे टू ऑब्टेन अ सूडो कोड, वेज क्या होते हैं इसको ऑब्टेन करने के, एक तो ये होता है कि इस सिंपल टू लिसन द रूल्स ऑफ फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आप फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से अपने रूल्स को लिसन कर लें। बोरिंग द सिंटैक्स semantic structure of the program of the language intermixed with the less formal सॉरी यहाँ पर ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली, बट हम अपनी रिक्वायरमेंट में चले जाते हैं दोबारा से। ओके जी, सूडो कोड की बात कर रहे थे। सूडो कोड होता क्या है, सूडो कोड का मतलब ये होता है कि आप फॉर्मल लैंग्वेज जो फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट जो है उसको पा रहे होते हैं। तो इसके ज़रिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एज अ असाइनमेंट इंपॉर्टेंट था और आपकी असाइनमेंट नंबर 2 भी क्लियर हो गई है। तो इसी के हवाले से सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आ सकता।
तो आपने सिर्फ इसको एज अ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रीड कर लेना है। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, आपने जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सेकेंड ईयर के अंदर इफ़ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि इफ़ एल्स क्या होता है, फिर लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके बारे में बता रहा है कि इफ़ कंडीशन जो होती है, यानी अगर आप इफ़ का मतलब ये होता है कि दो कंडीशन आपने डिसीजन मेकिंग होता है कि अगर तो ये काम हो रहा है तो ठीक है, एल्स का मतलब होता है अलावा, अगर तो ये काम हो रहा है ठीक है, वरना इसके अलावा यहाँ पर आप मूव कर जाएँ। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आगे जाके आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छी तरह से सीख लेंगे। आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 90 की बात करें तो सूडो कोड की फर्दर आपको एग्जांपल दे रहा है, वाइल स्ट्रक्चर की एग्जांपल दे रहा है। तो आपको पता है कि वाइल स्ट्रक्चर भी क्या होता है। वाइल भी ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, लूप होती है, जिसके ज़रिए आप अपनी जो आपके पास प्रोग्राम होता है उसको बार बार रिपीट करवा सकते हैं। जिस तरह 2 का टेबल है, 4 का टेबल है, ये काम होगा किस तरह, ये आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके करना है। सिर्फ अभी आपने थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लेना है कि वाइल स्टेटमेंट होती क्या है। वाइल स्टेटमेंट एक ऐसी लूप होती है जिसके ज़रिए आप जो है अपना काम कर सकते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन कहते हैं कि आपने ऊपर जितने भी फंक्शन आपको दिए होते हैं, आपने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। तो सूडो कोड भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सूडो कोड के अंदर आप फंक्शन को रीड करते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको इसने दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। कुछ फंक्शन प्री डिफाइन होते हैं और कुछ फंक्शन आपको बनाने पड़ते हैं। तो अब ये प्री डिफाइन फंक्शन है, तो इसके बारे में आपको बात कर रहा है। तो ये देखें, अब आप फंक्शन किस तरह बना सकते हैं। इफ़ आप सेमीकोलन आगे यूज़ करेंगे, फिर प्रोसेस लोन है। अब आप प्रोसेस लोन के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर तो वो आपकी स्टेटमेंट ठीक है तो ठीक है, वरना एल्स पार्ट में वो मूव कर जाएगी, रिजेक्ट एप्लीकेशन कर देगी। मैं आपको इस तरह समझाऊँ कि अगर 2 × 2 अगर 2 × 2 = 4 है तो ठीक है, इसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। एल्स पार्ट में अगर नहीं आ रहा तो हम इसे 2 × 3 कर देंगे तो वो 6 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह ये काम प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग किस तरह होनी है ये आगे जाके आप करेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली इफ़ एल्स एक लूप होती है जिसका काम होता है कि बार बार जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीज़ें उसको रिपीट करवाना। द आर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग सॉल्विंग। अब वो कह रहा है कि आर्ट क्या है, प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फेजेस बता रहा है कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है अपनी प्रॉब्लम को, फिर आपने डिवाइस अ प्लान फॉर, यानी अब आपने डिवाइस करना है प्लान को कि हमने किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर आपका कैरी होना चाहिए प्लान को, फिर आप एवेल्यूएट करेंगे, फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये 4 फेजेस है जिसके बारे में आपको बार बार बता रहा है कि आपने करना क्या। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझें कि आपका मसला क्या है। फिर प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको जो है आपने डिसाइड करना है कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के बाद आपने प्लान बनाना है कि ये प्लान है, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। जिस तरह ये टेबल है, अब आपको टेबल बता रहा है कि अगर आपने सम करना है तो आप सम इस तरह कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें प्रैक्टिकली काम है। प्रैक्टिकली काम आपके क्विज़ में नहीं आएगा, ना ही आपके जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा। जो प्रीवियस मॉड्यूल है आपने वो इस तरह याद करने हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो आगे कह रहा है जी लॉगरिथम में आपको दोबारा बता रहा है कि गेटिंग योर फुट इन द डोर। अब आप एक फुट लेंगे और उसको डोर में किस तरह रख सकते हैं, तो ये आपका टॉपिक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि बिफोर ए बी सी एंड डी रन अ रेस दैट मेड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस, आप प्रिडिक्टेड दैट बी वुड विन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आप खुद से सोच रहे हैं कि हो सकता है, ये हो सकता है। ओपिनियन को हम प्रिडिक्शन कहा जा सकता है कि प्रिडिक्ट का मतलब है कि बी हो सकता है विन कर जाए, बी या प्रिडिक्ट हो सकता है कि बी ये कह रहा है कि डी हो सकता है जो है लास्ट में आ जाए, सी ये कह रहा है, सी एक पर्सन है जो कि शो कर रहा है किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो ये एनालाइज होता है प्रॉब्लम को। तो आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किस तरह करना है वो हमने प्रीवियस मॉड्यूल पढ़ ली हैं। फिर स्ट्रेटजीज़ आ सकती हैं, स्ट्रेटजीज़ भी आपने खुद से पढ़ लेनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना, सिर्फ एमसीक्यूज़ में 1-2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपने अगर आपसे खुद से पढ़ लेंगे तो इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होता है, आपको नाम से पता लग रहा है। स्टेप वाइज का मतलब होता है कि आपने ऐसा एल्गोरिथम फाइंड करना है जो कि आप स्टेप वाइज करें। जैसे हमने पीछे टी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो आपने सबसे पहले पानी लेना है और उसके बाद उसको चूल्हे पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो है वो मिल्क ऐड करना है, उसके बाद आप शुगर ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ को करने का एक तरीकाकार होता है। तो वो हम स्टेप वाइज रिफाइनमेंट को फॉलो करके ही अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना रिजल्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके आगे टॉप डाउन मैथोलॉजी, इसे क्या कहते हैं। टॉप डाउन मैथडोलॉजी का मतलब ये होता है इट प्रोग्रेस फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल का ये अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एमसीक्यूज़ में पिछली दफ़ा एमसीक्यूज़ में आया हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, ये आपने अच्छी तरह समझना है। टॉप डाउन का मतलब ये है कि पहले आप जर्नल काम करते हैं। जर्नल का मतलब होता है वो काम जो पूरी दुनिया कर रही होती है, और एक स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि वो काम जो आपने करना है।
पूरी दुनिया में से अब आपको ये काम अच्छा लगता है तो आप वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, तो ये इसे टॉप डाउन मेथडोलॉजी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जबकि बॉटम अप मेथडोलॉजी वो होती है जो कि स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। स्पेसिफिक का मतलब आप काम कर रहे हैं जर्नल के लिए, दुनिया के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो आपने इसको लिख लेना है एज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये आपसे पूछा जा सकता है। 96 पे मूव करें तो सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपने जो एक कंसिडर, आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपने एल्गोरिथम फाइंड करना है, तो एल्गोरिथम फाइंड करने के लिए स्टेप वाइज आपने जो है सारा काम करता है। तो स्टेप वाइज अगर आप काम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। टेस्ट एंट्री है, आपको प्रोग्राम बनाना सिखाया हुआ है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। सिर्फ आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, तो इस एग्जाम्पल को आप करें या ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी जो है वो आता नहीं होता। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उस पर मूव करते हैं। ओके जी, 97 पे लूप कंट्रोल। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है कि जनाब आपने अपनी चीज़ों को 12 दफ़ा, एक ही चीज़ को 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम में रिपीट करवाना है। जिस तरह 2 का टेबल है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई और इक्वल का जो साइन है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट करने के लिए आप प्रोग्राम में इसको लिखने से बेहतर ये है कि आप एक लूप लगा दें। आप इफ एल्स लगा सकते हैं, आप वाइल लूप लगा सकते हैं, डू वाइल लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप लूप के इस्तेमाल से जो अपनी कंडीशन को बार बार प्रोग्राम के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। करवाना किस तरह है वो आपका भी हेडेक नहीं है, करवाना किस तरह वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये समझना कि प्रोग्राम में ये सब कुछ होता है, कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। एट्रेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ रिपीटिव कंट्रोल, यानी कि इसका मतलब ये होता है, अब इसके अंदर टर्मिनेशन कंडीशन के बारे में अगर बात की जाए तो टर्मिनेशन कंडीशन का मतलब ये होता है इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट एक्टिविटी डैट वी प्रोवाइड अ कंडीशन विद इन ईच वाइल स्टेटमेंट ऑफ अवर सूडो कोड। यानी सूडो कोड के अंदर आपने बहुत दफ़ा अपनी अगर एक ही चीज़ को टर्मिनेट करवाना है, एक ही कंडीशन को 12 दफ़ा, तो आप टर्मिनेट कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप इसे इस्तेमाल किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप इसे इनिशियलाइज़ करेंगे। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइज़ किस तरह करते हैं आप जो है इसे मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद आप इसे टेस्ट करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको आंसर मिल रहा है तो तब आप इसको मॉडिफाई करेंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। लूप एग्जीक्यूशन की बात करें तो वही बात है कि आपने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल आप कर लीजिएगा और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे स्किप भी कर देंगे तो आप जो है वो पेपर में आपको ये आता नहीं होता यहाँ से। ओके जी, आगे फिर दोबारा लूप एग्जीक्यूशन क्या है? अब आप लूप किस तरह लगा सकते हैं? देखें, ये स्ट्रक्चर होता है वाइल। अगर तो आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो आपने क्या करना है? आपने हर चीज़ को वहाँ से फैसिनेट करवा देना है, हर चीज़ को आपने निकाल लेना है। यानी वही बात है कि अगर आप आई को इनिशियलाइज़ करने 1 से और आपने इसको 12 दफ़ा स्टेटमेंट करवाना है, 12 दफ़ा चलाना है, तब आप इसको क्या करेंगे? आप अपनी वाइल स्टेटमेंट को, वाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे और अपनी एक ही चीज़ को 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम के अंदर रिपीट करवा लेंगे। मेन मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लूप का मतलब ये होता है कि आपने अपनी लूप को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा दफ़ा मल्टीपल टाइम जो वो अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं मॉड्यूल्स की, 101 की। प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट लूप क्या होती है? प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है, जिस तरह आपके सामने सिस्टम कंडीशन में शो हो रहा है कि प्रोटेस्ट के मतलब आप टेस्ट कंडीशन करते हैं, फिर उसके बाद बॉडी में जाते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि पहले आप टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्री टेस्ट, सॉरी प्रो नहीं है, प्री टेस्ट है। प्री का मतलब होता है पहले, यानी अब आप पहले जो है अपनी टेस्ट करेंगे कंडीशन को, उसके बाद आप बॉडी के अंदर जाएंगे। प्रोग्राम में भी बॉडीज़ होती हैं, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने टेस्ट करना है कंडीशन को कि वाकई ये कंडीशन इस तरह है। अगर तो टेस्ट करने के दौरान आपकी जो प्रोग्राम की जो बॉडी है वो ठीक होती है, आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक है, तब आप बॉडी में एंटर हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप एंटर नहीं होंगे। ये फिनोमेना है प्री टेस्ट का, नाम से याद रखना आपने, प्री टेस्ट यानी टेस्ट से पहले। उसके बाद पोस्ट टेस्ट का मतलब ये है कि पहले आप बॉडी में जाएंगे और बॉडी में जाने के बाद आपकी कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। अब शॉर्ट एल्गोरिथम की बात कर रहा है कि एडिशनल जो है वो बहुत ज़्यादा इटरेटिव स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोग्राम को शॉर्ट कर सकते हैं और लॉन्ग कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कुछ नहीं आता होता। शॉर्ट लॉगरिथम की दोबारा आगे बात कर रहा है, तो ये आपने खुद से पढ़ लेना है। कुछ समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे यहाँ से कुछ नहीं आता होता। एज अ एमसीक्यूज आपने बस चीज़ों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, ठीक है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। अब बाइनरी का मतलब होता है 2, तो ये भी आपने याद रखना है, 0 और 1, ये भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर भी कुछ समझाने वाला जो है वो यहाँ पर नहीं है। ओरिजिनल लिस्ट है, ये वही चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग आपने करनी किस तरह, ये आपका मेन हेडिक नहीं है, बस इसको समझ लें कि होता क्या है। अब देखें, इफ़ कह रहा है कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो रिपोर्ट करो सर्च फेल्ड,
अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो हमने सर्च को फेल करना है, तो हमने ये प्रिंट करवाना है कि ठीक है जी आपकी सर्च फेल होगी अगर हमारे पास लिस्ट ही नहीं है। एल्स का मतलब होता है अलावा, अगर तो ये इसके अलावा नहीं है तो हमने टेस्ट एंट्री में चले जाना है और इसके अलावा आपका जो काम है वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मेन जो है वो एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है इफ़ एल्स की। आगे अब जब आप जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद रिसेक्टिव कंट्रोल है, इसका काम क्या होता है, बात करते हैं रिक्रिएशन की। द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज सिमिलर टू द सीक्वेंशियल सर्च इज दैट ईच ओके आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन है कि अब आपका सॉफ्टवेयर किस तरह वेरीफाई हो सकता है, ये भी आपने खुद से पढ़ लेना है। वही बात है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपने प्रीवियस मॉडल्स पे अच्छी तरह काम करना है, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस मॉडल्स के अंदर बताए हुए थे क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। और आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर, आगे इसने आपको एग्जांपल दे दी वेरिफिकेशन की ही कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन होती क्या है, ये आपने याद कर लेना है। ये आपको डेफिनेशन आ सकती है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम बिलीव टू बी करेक्ट एंड द प्रोग्राम डेट इज़ करेक्ट। यानी अब आप यहाँ पर डिस्टिंग करते हैं, पहचानते हैं कि आपका प्रोग्राम बिलीव कर रहा है, आपका प्रोग्राम करेक्ट है या आपका प्रोग्राम जो है वो करेक्ट जो है वो नहीं है। आगे इसने एग्जांपल दी हुई है एक्सरेज वगैरह की, ये आपने खुद से पढ़ लेनी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक आपका जो है वो मॉड्यूल नंबर 108 था। इसके आगे आपका फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है आपने जो है वो लाजमी मिड टर्म के लिए प्रिपरेशन कर लेना है। आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरे जो है वो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। आपने वहाँ से जाके कुछ नहीं सुना तो आपने वहाँ से जाके सुन लेना है। मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान में आपको बताया हुआ है कि क्या चीज़ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है आपके लिए, जिसके अंदर आपको मैंने ये भी बताया कि CS 101 की अगर आप 2021 में तैयारी करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं, मॉड्यूल्स भी मेंशन है, तो आपने वो वीडियो भी जाके यहाँ मेरे चैनल पर लाजमी देख लेनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आपने हमसे कमेंट्स में पूछ लेना है, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।